नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आप बाइस्कोप देख रहे हैं। नए साल का आज दूसरा दिन है और अभी माहौल एक तरह से उत्सवी है। इस समय बहुत गंभीर बातें सुनने और जानने की इच्छा लोगों की नहीं है, लेकिन सियासी नज़र से देखें तो हर दिन के पीछे कुछ न कुछ सियासत ज़रूर छिपी होती है। उन्हें थोड़ा कुरेदना पड़ता है और उन्हें कुरेदने के बाद उसके तह तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर होती है। हमारे साथ हमारे दोनों पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, शाहनवाज और मदन। दोनों से बातचीत करेंगे हम। इस साल की जो पहली बड़ी खबर शायद बनने जा रही है वो ये है, अभी तक की स्थिति हम बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और वो रांची नहीं आ रहे हैं बल्कि चाईबासा आ रहे हैं। चाईबासा, और उन्होंने राजमहल के कार्यकर्ताओं को भी वहां बुलाया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दोनों सीटें, चाईबासा और राजमहल, ये दोनों सीटें बीजेपी पिछली बार नहीं जीत पाई थी और सभी जानते हैं कि बीजेपी ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इस दौरे से क्या कुछ निकल सकता है, इस दौरे में क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, आप बीजेपी देखते हैं, क्या क्या इसके मायने हो सकते हैं चाईबासा पहुंचने का? और दूसरा जो सबसे अहम बात है जिस पर हम शहनवाज से बात करेंगे वो ये है कि क्या रांची ना आकर सीधे दूर के क्षेत्रों में, जैसे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा आप जोड़ लें कि राष्ट्रपति जब आई तो वो भी रांची नहीं आई बल्कि वो सीधे बिरसा मुंडा के गांव पहुंची थी, समाधि स्थल पहुंची थी। तो वहां पर ये क्या बात है कि रांची थोड़ा केंद्र की नज़र में, रांची को थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है? इस पर भी समझने की बात है, लेकिन पहले तो ये समझ लें कि जो अमित शाह चाईबासा पहुंच रहे हैं उसके पॉलिटिकल मायने क्या है, मदन? बिल्कुल सर, अगर आप देखें तो 14 सीट झारखंड में लोकसभा के हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी ने 12 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। लेकिन 2 सीट जो है वो बीजेपी अपने जीत में दर्ज नहीं करा पाए। वो है चाईबासा और राजमहल। चाईबासा से अगर आप देखें तो वो कांग्रेस के सांसद गीता कोरा हैं, और राजमहल से अगर आप देखें तो वहाँ जेएमएम के सांसद विजय हांसदा है। इसलिए इस बार पहली बार गृह मंत्री ने मोर्चा संभालते हुए चाईबासा को चुना। संथाल जेएमएम का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है वहां पर दुमका, उस सीट को भी जीतने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। वहां से भी बीजेपी के सुनील सोरेन सांसद हैं। लेकिन सबसे अगर दिक्कत हो रही है तो वो चाईबासा में हो रही है। चाईबासा सीट को बीजेपी अपने कब्जे में करने के लिए टारगेट में किया है, और उसका सीधा उदाहरण है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो सीधे चाईबासा पहुंच रहे हैं। ये ना कि वो राजमहल पहुंच करके वहां चाईबासा के कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं। चाईबासा में राजमहल के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है और वहां पर एक टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि किस तरह से इस बार झारखंड के 14 के 14 लोकसभा सीटों को बीजेपी अपने झोली में ले जाए। इसके लिए आप अगर देखें तो कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे। 2 दिनों तक लगातार वो पार्टी के स्तर से मंथन करके अपना रिपोर्ट लेकर गए हैं और केंद्र में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको सौंपा है, और फिर उसके बाद ये टारगेट तय हुआ है कि किस सीट पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। विधानसभा को भी बीजेपी ध्यान में रख रही है, लेकिन पहला टारगेट बीजेपी का लोकसभा चुनाव है, और इसको लेकर के अब अमित शाह खुद मोर्चा संभालते हुए झारखंड का वो चाईबासा 7 जनवरी को पहुंच रहे हैं। चलिए, जो बीजेपी की कोशिश है, अभी संथाल में भी जो केंद्र के प्रभारी के बतौर जो भी लोग आए वो संथाल के इलाकों में भ्रमण करते रहे और ये चाईबासा पहुंच रहे हैं, ऐसा है? तो जो किनारे किनारे के इलाके हैं जिन पर पकड़ दूसरे दलों की हो सकती है, क्या उसकी वजह से ऐसा है कि उन इलाकों को पहले टारगेट किया जाए? देखिए, झारखंड की जो राजधानी रांची है और इसके आसपास के जो सीट हैं, चाहे फिर पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, खूंटी हो या गुमला हो,
इन सभी जगहों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। चतरा तक अगर आप देख लें तो बीजेपी की पकड़ मजबूत है। लेकिन यही कुछ सीटें हैं जहां बीजेपी को और मेहनत करने की जरूरत है और टारगेट वही रखा गया है कि इस बार चाहे आप देखिए झारखंड के प्रभारी जो बनाए जाते हैं बीजेपी के, वो सीधे संथाल के दौरे पर पहुंच जाते हैं। झारखंड में पहली बार उनका आगमन होता है और वो रांची नहीं पहुंच करके संथाल पहुंचते हैं। बाबूलाल मरांडी, जिसको अभी बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है, जो कि संथाल से ही आते हैं, उनको भी संथाल में पूरी तरह से मेहनत करने के लिए छोड़ दिया गया है। जो भी, अगर आप बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के तौर पर अगर देखें तो गिरिडीह को चुना गया, वहां पर 3 दिनों तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कैंप किए हैं। तो पूरी फोकस संथाल और अब कहें तो जमशेदपुर के क्षेत्र में बीजेपी ने दिया है, जिससे कि ये टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि किसी भी तरह से झारखंड के 14 के 14 सीटों को बीजेपी अपने झोली में ले सके। चलिए, ये तो है कि जो हम कह सकते हैं बीजेपी जिस तरह से फोकस्ड अपना कैंपेन चलाती है वो उस स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा ये है कि पिछले कुछ दिनों से आप महसूस करें कि केंद्र के जो बड़े नेता हैं, जब रघुवर दास की सरकार थी तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते रहते थे। अब जब विपक्ष की सरकार बनी है, 3 साल हो चुके हैं, क्या केंद्र के नेता पर्टिकुलरली इस साल वो रांची आने से बच रहे हैं? हालांकि राष्ट्रपति का भी प्रोग्राम जब यहाँ पे बना था, द्रौपदी मुर्मू जी का, तो लगा था कि रांची में वो कार्यक्रम होगा उनका, लेकिन अंतिम समय में वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब अमित शाह आ रहे हैं, वो भी सीधे चाईबासा जा रहे हैं। हो सकता है ये एक संयोग हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रांची आने से बचने की एक कोशिश चल रही हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब बीजेपी जैसी पार्टी अगर कुछ काम करती है तो जाहिर सी बात है उनका जो दृष्टिकोण होता है वो क्षेत्रीय दूर से बहुत व्यापक होता है। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले कई चुनावों में, खास करके आप बाई इलेक्शन में देखें तो लगातार बीजेपी की हार हुई है। और कहीं न कहीं 2019 में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बीजेपी की नज़र से आया है, क्योंकि आसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी है, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा है। ऐसे में ये मैसेज कहीं न कहीं केंद्र तक गया है और दिल्ली तक गया है। जाहिर सी बात है उनको पता है कि अगर सिर्फ हम राजधानी रांची में जाकर काम करेंगे और उन्हीं लोगों के बीच में काम करेंगे जो एक प्रोमिनेंट फेस हैं, तो हम ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक्चुअल में जहां तक हमारी जो प्राथमिकता है वो पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कि आपने सही मदन जी ने कहा कि जब प्रदेश प्रभारी बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आते हैं तो वो रांची नहीं आते हैं, वो सीधा रांची देवघर पहुंचते हैं और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और बाद में फिर रांची पहुंचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश है कि 2024 का जब चुनाव होगा तो वो सिर्फ रांची से ऑपरेशनल नहीं होगा, बल्कि उन तमाम 81 सीटों से और लोकसभा की 14 सीटों से तक पहुंचने की कोशिश है। यही वजह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह का जब कार्यक्रम तय हुआ तो कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया भी जेएमएम की तरफ से आई और जेएमएम ने कहीं ना कहीं इसको आलोचनात्मक ढंग से लिया, क्रिटिकल ढंग से लिया और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी डरी हुई है, वह हमसे मुकाबला नहीं कर सकती है, 2024 में हम उनको सबक सिखा देंगे। ये बातें उन्होंने कही और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी उनके साथ दो दो हाथ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी, उनको पता है कि कब क्या करना है और जाहिर सी बात है करीबन 2 साल का वक्फा है अभी 2024 के चुनाव से पहले, तो उस दौरान अगर बीजेपी इस तरह की कार्रवाई कर रही तो जाहिर सी बात है राजधानी रांची में रहकर वो काम तो नहीं हो सकता है। यही वजह है कि ग्रास रूट पर काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका जब आप क्रियाकलाप संगठित ढंग से आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ढंग से, तो वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हम 365 दिन इस तरह का काम करते हैं और तमाम जो विधानसभा क्षेत्रों में काम करते हैं, तमाम लोकसभा सीटों में काम करते हैं, लिहाजा हमें किसी पर्टिकुलर एक प्रमंडल में जाके काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ये इनका रीजनल क्षेत्रीय दल का एक नज़रिया है। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टी काम करती है, जाहिर सी बात है उनका जो व्यापक नज़रिया होता है, उनका पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। मुझे लगता है ये दृष्टिकोण से बीजेपी काम कर रही है। क्या जेएमएम भी अक्सर जिलों में स्थापना दिवस और इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है, इससे वो वहाँ के अपने नेताओं तक, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुँचती है और वो रेगुलर बेसिस पे करती है। उसे कवर भी पूरे इंडिया को नहीं करना होता है, उसे सिर्फ झारखंड को कवर करना होता है। तो उसे ये लगना बहुत स्वाभाविक है कि उसकी रीच जो है, उसकी पहुँच जो है वो ज़्यादा है बजाय इन पार्टियों के, जो बड़ी पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस काम करता है? बिल्कुल, देखिए अभी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
खतियानी जोहार यात्रा में निकले तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गढ़वा से होती है। गढ़वा में उस तरह के वोटर्स नहीं हैं जो जेएमएम का मिजाज है, आदिवासियों का, मूलवासियों का, जल जंगल ज़मीन वाला मिजाज वहाँ पर नज़र नहीं आता है, लेकिन उसकी शुरुआत वहीं से हुई। उनको पता है कि हमारी जो पकड़ है वो उन स्थानों पर ढीली है, लिहाजा जब अगर सरकार कुछ काम करती है और उनको लगता है कि हम जनहित में और पब्लिक इंटरेस्ट में काम किए हैं तो उसका मैसेज सीधा उन जिलों पर पहुँचाने की कोशिश होती है, उन विधानसभा क्षेत्रों में पहुँचाने की कोशिश होती है जहाँ उनकी पकड़ नो डाउट अनुपातिक ढंग से कम है, रैशनल ढंग से कम है। लिहाजा ये कोशिश कहीं ना कहीं जो खतियानी जोहार यात्रा में हमें नजर आई। आपने सही कहा कि जो एक रीजनल पार्टी है उनका फोकस तो थ्रू आउट 81 सीटों पर है, तमाम 14 की 14 सीटों पर है और पूरे के पूरे साल रहती हैं, लिहाजा वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नजर आती है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस का स्तर तो आपको 2024 में नजर आएगा जब दोनों से जो जो महागठबंधन हो या एनडीए आमने सामने होंगी। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन सब में कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। जेएमएम ने जिस तरह से काम किए हैं, वो 1932 खतियान का मामला हो, वो रोजगार सृजन को लेकर जो भी घोषणाएं हुई और फिर रोजगार नीति को लेकर जो भी बाद में कोर्ट का फैसला है, वो अपनी जगह पे है। तो ये तमाम कोशिशें सरकार अपनी तरफ से कर रही हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी वो उन मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन ये मैसेज अंतिम व्यक्ति तक कन्वे कैसे हो, और उनके कन्वे होने से पहले क्या बीजेपी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि साहब जो कुछ बताया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें कितना सिर्फ प्रचार है या कितना सफल हो पाएगा, ये बताने की कोशिश कर रही है। क्या ये दोनों के बीच का द्वंद्व है, इन दोनों के बीच की लड़ाई है अभी? देखिए, एक तरह से आप देखें तो कांग्रेस भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। इसको हम इस रूप में देखते हैं कि पार्टी ने जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया, तो ये एक फोकस रखा गया था कि 2024 से पहले संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए एक तरह से अभियान चलाया जाए, और वो सदस्यता अभियान है। लेकिन वो भी कांग्रेस की पूरी नहीं हुई अभी तक। भले ही आंकड़े जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन काम अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की तैयारी को देखें तो वो फिक्स हो चुका है अब भारत जोड़ो यात्रा पर। कांग्रेस के जो यहाँ के नेता हैं वो भी अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राज्य के कई जिलों में इस यात्रा को निकाला गया, उसमें जो प्रदेश स्तर के कमेटी के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, चाहे जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो शामिल हो रहे हैं और उसको एक फोकस करके झारखंड में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो वादे हैं, चुनावी वादे, क्योंकि वर्तमान में झारखंड में सरकार में तो कांग्रेस सहयोगी है, और कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए थे 2 लाख रुपए तक के किसानों के ऋण माफ करने का, और भी कई योजनाओं को लेकर के कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो अभी फिलहाल पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि चुनाव से पहले हम अपने मैनिफेस्टो के अधिक से अधिक चीज़ों को पूरा कर सके, ताकि हम चुनावी मैदान में लोगों को कह सकें, बता सकें कि भाई ये चीज़ हमने वादा किया था, इसमें इतना % हमने काम किया। भले ही नौकरी की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, 1932 की बात हो, ये मूल रूप से 1932 जेएमएम के कोटे की बात है। लेकिन जो कांग्रेस कोटे की बात है वो 2 लाख रुपए तक किसानों के ऋण माफी की बात है, तो वो फिलहाल पूरे नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस ये जरूर बताने की कोशिश कर रही है कि इतना लाख रुपए हमने ऋण माफी के लिए दिया है, इतना करोड़ रुपए हमने दिया है, इतने किसानों का 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए हैं, लेकिन काम अभी बाकी है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो तैयारी है वो क्या इस चुनावी वादे को चुनाव तक पूरा कर लिया जाए। पॉइंट आपने अच्छा उठाया कि भारत जोड़ो पर सारा केंद्रित हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा इधर से होकर, झारखंड से होकर तो जा नहीं रही, बिहार से होकर तो जा नहीं रही। क्या इसका कोई इम्पैक्ट आपको ग्राउंड पे दिखता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोग कभी चर्चा कर रहे हो, किसी गॉसिप में बैठकर बात कर रहे हो कि हाँ साहब भारत जोड़ो यात्रा क्या है? ऐसा कोई माहौल बन पाया है? मुझे तो आम लोगों के बीच उस तरह का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, मगर ये कह सकते हैं कि संगठन के दृष्टिकोण से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि संगठन को कहीं ना कहीं एक बार से रिवैम्प करने की कोशिश हुई और उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश हुई। कि पिछले दिनों ही जो कांग्रेस का जो प्रदेश कमेटी का गठन हुआ उसके बाद विवाद भी आए, लेकिन इस यात्रा ने कहीं ना कहीं उस कमेटी को मजबूती देने की कोशिश की और एक मंच पर लाने की कोशिश की। और अंतिम बात ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि 2024 से पहले सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है वो एनडीए के लिए भी है और महागठबंधन के लिए है, वो है
रामगढ़ का बाई इलेक्शन। रामगढ़ के बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन का, दोनों ही कोalition का ये कहीं ना कहीं टेस्ट हो जाएगा कि उनकी तैयारी किस रूप में है, किस स्तर पर है। लिहाजा इस चुनाव में जो अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना कंपल्शन होगा, उस चुनाव में दोनों ही दलों की, दोनों ही गठबंधनों की तैयारी का कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि दोनों की तैयारी किस स्तर पर है, अप टू मार्क है कि की तैयारी किस लेवल तक है, ये पता चल जाएगी। तो ये अभी की स्थिति है। हालांकि जैसा हमने आपको कहा कि अभी नया साल है, बहुत कुछ बदलेगा और मिजाज भी बदलेगा लोगों का, और खबरों को देखने का भी मिजाज बदलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चीज़ें जिस तरह से बदलेंगी हम आपको ये तो बताते रहेंगे और आप भी इसमें रुचि उतनी ही लेंगे। फिलहाल मुझे दें इजाजत, नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।